नमस्कार दोस्तों, जो रिटायरमेंट का कैपिटल एडजस्टमेंट है, अलग अगर बात की जाए तो वो फिर से आपका बहुत सारा वक्त खाता है और हम नहीं चाहते कि आपके पास जो छोटा सा वक्त बचा हुआ है उस वक्त में आप परेशान हो और ये सोचें कैसे होगा, क्योंकि ये सोचने की जिम्मेदारी हमारी है। तो चलिए आज रिटायरमेंट की कबर खोदते हैं और रिटायर करते हैं इस चैप्टर को इस चीज से कि ये टफ लगता है। शुरू करें भाई। तो हम आज की बाबा जी की बूटी बड़ी सिंपल रखेंगे। ये बाबा जी की बूटी आपको बताएगी कि रिटायरमेंट के अंदर टोटल होते हैं 4 कैपिटल एडजस्टमेंट और हम हर एक एडजस्टमेंट का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे सो दैट किसी को भी ये गलती से भी ना लगे कि कैसे होगा। और मैं आपको इतना सिंपल तरीका बताऊंगा कैपिटल एडजस्टमेंट का कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि यार कैपिटल एडजस्टमेंट वाकई में इतना सिंपल था। तो एक चीज सबसे पहले, आप गलती से भी कैपिटल एडजस्टमेंट का तब तक नहीं सोचोगे, खा लो कसम, जब तक आप पूरा कैपिटल अकाउंट नहीं बना लेते और आपको अब लग रहा है कि इसके आगे क्वेश्चन नहीं हो सकता, इससे ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं जा सकते, तब तक आप कैपिटल अकाउंट बनाते रहोगे। उसके बाद जैसे ही सारी चीजें लिख लोगे तब बात करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट की, उससे पहले नहीं कर रहे, और करा तो तुम चोटते। सीधी बात है, गलत बात है भाई। तो जो पहला क्वेश्चन उठाने वाले हैं उसमें हम ये देखेंगे कि जो पार्टनर्स हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं बचेंगे, उनकी कैपिटल टोटल में देखी जाए तो वही रहेगी जो पहले बैलेंस शीट में थी 3 पार्टनर्स की मिलाकर, और वो अब रहेगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, बाद में लॉजिक लगाएंगे, पहले क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो भाई इसके अंदर होगा क्या, देखिए जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो वो वाला तो सिंपल है। जैसे उनने पहला बोला है कि जो आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है वो एप्रिशिएट हो रहा है 30% से। 2 लाख के लैंड एंड बिल्डिंग दिए हुए हैं, 30% से एप्रिशिएट होंगे तो वो आएगा 60,000। 2 लाख का हमने 30% निकाला। फिर उन्होंने बोला जो आपकी मशीनरी है वो डेप्रिशिएट हो रही है बाय 20%। 3 लाख की मशीनरी है, 20% निकालेंगे तो फिर आ जाएगा 60,000, और क्योंकि डेप्रिसिएशन है, लॉस है, इसलिए हमने 2 साइड लिख दिया। फिर उन्होंने बोला बेडेड हो गए तीसरे एडजस्टमेंट में 17,000 रुपए के। अब अगर आप बैलेंस शीट में देखो तो हमारे पास पहले से ही प्रोविजन बना हुआ था 10,000 का, यानी हमें जो एक्चुअल लॉस हुआ वो 7,000 रुपए का हुआ, क्योंकि ठीक है 17,000 का बेड डेट था, लेकिन 10,000 जो है प्रोविजन क्यों बनाया था, बेड डेट को राइट ऑफ करने के लिए, तो वो तो 10,000 वहां गया, बचा कितना लॉस 7,000 का। हमने रीवैल्यूएशन में 7,000 का लॉस दिखा दिया, 67,000 टोटल हो रहा है। यहां पर सिर्फ प्रॉफिट 60,000 का था जो कि हमारा लैंड एंड बिल्डिंग पे हुआ था, मतलब जो लॉस हो गया वो 7,000 का हो गया। कैसे, 67,000 माइनस 60,000, 7,000 का जो लॉस है वो 2:3:2 में बच जाएगा, ये हमने लिख दिया। अब हम मेन मुद्दे पे आ जाते हैं जो कि पार्टनरशिप अकाउंट है, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, क्योंकि उसी के अंदर तो आपको कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं बनता है। जल्दी से लिखिए, शुरू करते हैं। तो 2-3 सवाल पहले तो, बाबा जी जब रीवैल्यूएशन बताया तो आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जिक्र नहीं किया। देखो यार, क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया, लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिए कि रीवैल्यूएशन के अंदर जो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है वो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो कि इस सिनेरियो में उनके कैपिटल के इक्विवेलेंट है। अब उनकी कैपिटल देखा जाए तो 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख है, जो कि मैंने यहां पे लिख भी रखी है, और यानी उनका रेशियो हो गया 2:3:2, क्योंकि उनका कैपिटल रेशियो है जो पुराना था। ठीक है भाई, मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करना है, बनाना है, और जितने एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं उसके अंदर वो सारे कर दो। करना चालू करते हैं। सबसे पहले बैलेंस बीडी उतार लेंगे, 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख अगेन। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, किस में करेंगे भाई, ओल्ड रेशियो में। मैं आपको सिखा चुका हूं ये चीज, जो एडमिशन में लगती है वही रिटायरमेंट में लगती है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जनरल रिजर्व जो है 2:3:2 ओल्ड रेशियो में जाएगा, यानी 10,000, 15,000 और 10,000, टोटल 35,000 का जनरल रिजर्व था, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:3:2 में, जो कि ओल्ड रेशियो है। फिर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट किया। याद रखना, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता पार्टनर्स के बीच में, नाम से ही क्लियर है कि वो एम्प्लॉइज का होता है, तो ईपीएफ कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के साथ या वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड के साथ क्या दिक्कत है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड अगर बढ़ता है तो रीवैल्यूएशन में आता है और पार्टनर्स कैपिटल में फिर नहीं आता। अगर कम होता है तो जो नई वैल्यू है वो नई बैलेंस शीट में चली जाती है। मान लो वर्कमैन कॉम्पनसेशन 10,000 का था, अब उसकी नई वैल्यू 8,000 है, तो 8,000 जो नई वैल्यू है वो नई बैलेंस शीट में चली जाएगी, और जो 2,000 से कमी आई है वो पार्टनर्स के बीच बढ़ जाएगा। अगेन अगर हम क्वेश्चन में देखें तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जो दिया हुआ है वो 15,000 का दिया हुआ है। अब 15,000 का वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व
एडिशनल इंफॉर्मेशन में बता रहा है कि अब लायबिलिटी जो है वो सिर्फ 8,000 की है, मतलब 15,000 से वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कम होकर हमें मेंटेन करना है सिर्फ 8,000 का, यानी 7,000 रुपए हमारे फ्री हो गए। और जो पैसा फ्री हो गया वो पार्टनर्स अपने बीच बांट लेंगे बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, जो 7,000 फ्री हुआ है, बाय द रेशियो 232, यानी जो उनका ओल्ड रेशियो था। अब बात आती है जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको गुडविल देने की। कैसे निकालेंगे? यहां पे ओल्ड रेशियो तो दिया हुआ है 232 और न्यू रेशियो दिया हुआ है पार्टनर्स के बीच में 4:3 का, ये नीचे दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में। हमने क्या किया? अब पता नहीं तुम लोगों ने न्यू माइनस ओल्ड किया होगा। याद रखना अकाउंटेंसी के अंदर फॉर्मूले नहीं होते अनटिल एंड अनलेस वो चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज का ना हो, वो आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाली बुक में। उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, यार चलो ठीक है, उसके अलावा आपके रेशियोज चैप्टर के अलावा कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, फिर चाहे वो गुडविल ही क्यों ना हो। काफी लोगों को दिक्कत थी कि सर गुडविल में आपने कैपिटलाइजेशन में एवरेज प्रॉफिट का मेथड लगा दिया। कैपिटलाइजेशन का मतलब था कैपिटल के थ्रू आंसर निकाला, अपन ने वो निकाला, अब उसमें कोई भी फॉर्मूला यूज करो, सबके मार्क्स होते हैं, कोई गलती से भी नहीं काट सकते, गलती से भी नहीं। तो याद रखना। चलो बात करते हैं, मैं तो फॉर्मूला लगाऊंगा भाई, एडमिशन के लिए भी एक ही फॉर्मूला याद रखा है, रिटायरमेंट के लिए भी एक ही फॉर्मूला याद रखूंगा, ओल्ड माइनस न्यू। अगर आंसर पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइस कहलाता है, अगर आंसर नेगेटिव आया तो गेनिंग कहलाता है। यहां पर जो आंसर आएगा ऑब्वियसली क्योंकि दोनों पार्टनर्स गेन करेंगे, उनका ओल्ड था 3/7, अगर मैं बात करूं के भाई साहब की, और अगर मैं बात करूं वी भाई साहब की, अब मैंने है ना उनके नाम शॉर्ट कर दिए हैं, आप समझ जाना के और वी कौन कौन है। जिनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, करुणा और वरुणा, ठीक है भाई। तो इनका 3/7 और 2/7 था रेशियो के हिसाब से, जो ऊपर कैपिटल के रेशियो के हिसाब से था। नया इनका हो गया 4:3, यानी 4/7 और 3/7। हमने माइनस किया, दोनों के आंसर नेगेटिव आए, मतलब दोनों गेन कर रहे हैं, दोनों गेन कर रहे हैं इक्वल रेशियो में, 1 और 1, यानी इनका गेनिंग रेशियो इक्वल है। फिर हमने गुडविल देखी, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी थी, जो फर्म की गुडविल है वो 1,40,000 है। जो रिटायरिंग पार्टनर है हमारी अरुणा मैडम, अरुणा मैडम का 2/7 कैसे आया? 232, 2 + 3 + 2 7 टोटल होता है, 2/7 उनका रेशियो था, हमने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके निकाला, 40,000 का उनको मिलना चाहिए भाई गुडविल। तो यार ये जो 40,000 की गुडविल है ये दोनों मैडम जी देंगी, करुणा और वरुणा, अपने इक्वल रेशियो में, क्योंकि इनका गेनिंग रेशियो आया इक्वल जो हमने निकाला, ठीक है। करुणा और वरुणा, क्योंकि गुडविल आप जनरेट कर रहे हो, आप उसको गुडविल नाम नहीं दिखा सकते। हाँ, उसके लिए कोई पेमेंट किया होता, परचेज होती तो दिखाते, इसको नहीं दिखा सकते, इसलिए ये अपने कैपिटल से पेमेंट करेंगे। किसको? अरुणा मैडम को, क्योंकि ये रिटायर हो रही हैं। अब क्योंकि अरुणा मैडम को पैसा मिल गया तो ये दोनों अपना खर्चा भी दिखाएंगे कि हमारे अकाउंट से पैसा माइनस हुआ है क्योंकि हमने अरुणा मैडम को पेमेंट किया है। तो अरुणा मैडम का जो पेमेंट है वो करुणा और वरुणा के खाते से डेबिट हो गया, उनके कैपिटल से डेबिट हो गया, क्योंकि वो पैसा किसको दे रहे हैं, इसलिए इनके नाम से हुआ है। और रीवैल्यूएशन का जो लॉस था वो हमने डेबिट साइड पे लिखी रखा है, 232, जो हमने इससे पहले निकाला था। यहां तक क्वेश्चन जो था वो बिल्कुल सिंपल था, यानी आने वाले क्वेश्चंस में मैं आपको ये चीजें नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगेन टाइम पास नहीं करना है, आपका टाइम बचाना है। ये चीजें जिसने कर ली बहुत अच्छी बात है, यहां तक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल बेसिक्स था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको ना बनता हो, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीजें होती हैं। जिन्होंने मेरे पहले वीडियो देख रखे हैं उनके कॉन्सेप्ट्स कोई हिला नहीं सकता है। जल्दी से लिखो, कैपिटल एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है और वो है गहरी सुकून की सांस लेना, क्योंकि अगर तुम लोग सांस नहीं लोगे तो तुम लोग चिंता में आ जाओगे कि बाबा जी पता नहीं क्या बता रहे हैं। मैंने जैसे ही गहरी की सांस ली भैया, एकदम गहरी की सांस ली, रिलैक्स होने के बाद मैंने देखा भाई, उनने बोला था कि जो अरुणा मैडम है उन्हें 50,000 इमीडिएटली पे कर दो। तो मेरी पहली स्टेप थी कि मैंने अरुणा मैडम को 2 बैंक करके 50,000 इमीडिएटली पे कर दिया। मैंने नहीं देखा टोटल क्या है, मैंने कुछ भी नहीं किया। उनने बोला था 50,000 पे करो, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, मैंने 50,000 पे कर दिया। देखा सबको, कोई दिक्कत तो नहीं, आज तक आनी नहीं चाहिए भाई, बाबा जी के साथ बैठे हो ना, बिल्कुल चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए, है ना। अब मैंने सोचा अब टोटलिंग चालू करते हैं, क्योंकि बोल रहे बाकी डालो लोन अकाउंट में, मुझे क्या पता बाकी कितना है, तो बाकी के लिए मुझे टोटलिंग करनी पड़ी। यहां पे जब मैंने टोटल करना चालू किया, 2 लाख प्लस 40, 2 लाख 40 प्लस 10 हुआ 2 लाख 50 प्लस 2 हुआ 2 लाख 52। ये 2 लाख 52 में से मैंने यहां से माइनस करना चालू किया 50 और 2, यानी 52,000 मैंने माइनस कर दिया, बचा कितना? 2 लाख मैंने लोन में डाल दिया, जैसे उन्होंने बोला था बैलेंस लोन में डालो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उन्होंने उसमें बोला है, उससे ऊपर एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है जिसमें वो बोलते हैं कि जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो सेम एज बिफोर रहेगी। अब यार सर जी उसमें 2 पार्टनर की ले रहे हैं या तीनों की ले रहे हैं, कैपिटल जो है समझ में नहीं आ रहा है कि भाई 2 पार्टनर की ही लेंगे या 3 पार्टनर की लेंगे। मैंने कहा भाई ठीक है, जब तुम कुछ नहीं कह रहे, कुछ नहीं है, तो मतलब तीनों पार्टनर की मिला के टोटल कैपिटल ना यार, मतलब टोटल कैपिटल सेम एज बिफोर का मतलब क्या हो गया? टोटल कैपिटल यानी जो पहले थी उसके जैसा अभी,
पहले 3 लोग थे, 3 लोग की टोटल कैपिटल मिला के हो रही है 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख यानी 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए अभी भी वही रहेगी, बट उनने बोल दिया इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका है अब 2 लोगों का ही है और वो है 4:3 का। 7 लाख रुपए को जब आप 4:3 में बांटते हो तो क्योंकि बाकी पार्टनर तो कंटिन्यू कर रहे हैं तो बैलेंस कैरेट डाउन आ गया 4 लाख और 3 लाख रुपीस जब हमने 7 लाख रुपए को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा। किया क्या, उनने बोला जो नई कैपिटल रहेगी वो पुरानी कैपिटल के बराबर ही रहेगी। पुरानी कैपिटल तीनों की मिला के हो रही थी 7 लाख। बाबा जी उसका क्यों लिया जो रिटायर हो रहा है? उनने बोला था पुरानी कैपिटल की बराबर रहेगी। उनने भेदभाव करने को नहीं बोला था कि एक्सेप्ट द रिटायरिंग पार्टनर, ऐसा बोला क्या? नहीं बोला ना। जब एक्सेप्शन नहीं बोला तो हम क्यों ले? तुम कौन मैं कौन जो एक्सेप्शन ले? नहीं ले सकते। उन्होंने बोला पुरानी जैसी, हमने कहा हाँ पुरानी जैसी। पुरानी में तीनों आते हैं, हमने तीनों को जोड़ दिया, तीनों का आया 7 लाख रुपए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग सॉरी हो जाता है जब ज्यादा बोलना पड़ता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब बांटा तो 7 लाख रुपए को बांटा 4 लाख और 3 लाख में, ये इनकी नई कैपिटल हो गई। टू बैलेंस कैरेट डाउन हमने लिख दिया। अब क्या करें? जब ये लिख दिया अब क्या करें? अब होगा ये, अगर आप इसको टोटल करते हो 4 लाख प्लस 20 प्लस 3 ये होता है 4,23,000। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं करुणा मैडम की। 4,23,000 यहां पे हो रहा है। करुणा मैडम का यहां पे टोटलिंग करें तो 3 लाख प्लस 15 3,18,000 हो रहा है और प्लस 3 करके, मतलब ये टोटल तीनों को अगर मैं करता हूं तो 3,18,000 आ रहा है और इसको टोटल करके 4,23,000 आ रहा है। मुझे समझ में आ गया कि यहां पे कम है, जो लोचा है वो इस साइड पे है। उनने बोला है आप बैंक अकाउंट से एडजस्ट कर दो। मैंने कहा ठीक है भाई, बैंक अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे जैसा आप बोल रहे हो। यहां पर 3,18,000 है, यहां पे 4,23,000 है। अगर ध्यान से देखो तो आपका 1,05,000 कम पड़ रहा है भाई इस साइड। मैंने 1,05,000 बढ़ा दिया, फिर मैंने मतलब इधर बढ़ा दिया जैसे ही। तो यहां का तो भाई जैसे टोटल 2,52,000 था। ये तो खैर पहले वाले तो अरुणा मैडम तो गई, शी रिटायर्ड। इसके बाद इनका भी आ गया 4,23,000। एक बार काउंट करके देख लेते हैं अगर आपको थोड़ी सी टेंशन हो रही हो तो। 3 लाख प्लस ये हो गया 3,18,000 प्लस 1 लाख करते हैं तो 4,18,000 होता है। ठीक है, प्लस उसमें 5,000 करते हैं तो 4,23,000 होता है। दैट मींस 4,23,000। नाउ अब आपको क्या करना है? अब हमें लास्ट वाली हमारी वरुणा मैडम को देखना है। यहां का टोटल करते हैं तो 3 लाख प्लस 20 प्लस 2,000 3,22,000 होता है। लेकिन जब मैं यहां पे देखता हूं तो 2,10,000 प्लस 2,12,000 ही हो रहा है। मतलब यहां पे टोटल 1,10,000 इस साइड कम है, इस साइड कम है। तो ठीक है भाई, 1,10,000 यहां डाल दिया। ये भी कितना हो गया जल्दी से देखो, 2 लाख, 3,10,000, 3,20,000, 3,22,000 यानी 3,22,000 इसका टोटल हो गया। यहां पे भी हमारा बैलेंस हो गया। क्या कोई बहुत टफ चीज थी? नहीं, उनने जैसा बोला था हमने वैसे ही किया। हमें तो नहीं लगा टफ है। आपको क्यों टफ लगता है? क्योंकि अगेन आपकी साइकोलॉजी पे वहां पे दिक्कत आ जाती है, सोचने समझने की शक्ति में दिक्कत आ जाती है। आपको पहले ही टाइम पे फियर लग जाता है। जैसे ही देखा कैपिटल एडजस्टमेंट आप सोचने लग जाते हो मुझे तो कैपिटल एडजस्टमेंट आता ही नहीं। आप रीवैल्यूएशन बनाते टाइम वो सोचते हो, आप पार्टनर्स कैपिटल बनाते हुए वो सोचते हो। आपको सोचना ही नहीं है। आप कैपिटल अकाउंट पूरा बना लो, फिनिश कर लो जैसे हमने किया, पूरा बना लिया, यहां तक बना लिया, उसके बाद सोचना चालू किया। तो जब तक वो फिगर आउट आप नहीं कर लेते ना, जब तक वो सारी चीजें नहीं लिख देते, सारा परोस के ऐसे नहीं रख देते कि कैपिटल अकाउंट बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है, उसके बाद लिखना चालू करो। उसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट को देखो भी उठा के, वरना तो मैं कहता हूं देखो भी नहीं तब तक, तो बिल्कुल भी मत देखो। ऐसा देख दो कि है तू है ही नहीं, हमने देखा ही नहीं। जल्दी से लिखो, आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट कोई टफ नहीं होती, बड़ी बेसिक सी चीज होती है। कैसे चालू करेंगे? सबसे पहले एसेट्स भाई साहब के दर्शन करना। ये मैं तुम्हें बाबा जी की बूटी का ज्ञान दे रहा हूं कि अगर एसेट साइड से चालू करोगे तो लायबिलिटीज कभी गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये यही रूल आता है। तो बैलेंस शीट में आके पहले इसको समझाओ कि भाई तू अपनी हद में रह और प्लीज सॉल्व हो जा, और नहीं माने तो ऐसे हाथ जोड़ लें कि प्लीज सॉल्व हो जा, प्लीज मत कर मत कर, आंसर आ जाएगा तो बोर्ड्स में मार्क्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख रुपीस की थी, 60,000 से अप्रिशिएट हुई, 2,60,000 आपने लिख दिया। अलग से आपको अप्रिसिएशन दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फिगर उतार के लिख दो, बोर्ड में पूरे मार्क्स मिलेंगे। फालतू की बातें मत करना, अलग से एडिशनल अपना वेटेज मत बढ़ाना कि करना है दिखाना है अप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन। फिर मशीनरी जो थी वो 3 लाख रुपए की थी, 60,000 से डेप्रिशिएट हुई, हमने माइनस कर दिया। उसके बाद स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया, 1 लाख एज इट इज लिखा रहा। डेटर्स जो थे आपको मालूम ही होगा 1 लाख रुपए के थे, 17,000 के बेड डेट हो गए। 1 लाख रुपए में से 17,000 माइनस किया, 93,000 बचा। हाँ प्रोविजन था सब था, लेकिन 1 लाख में से तो गया ना सब कुछ। 17,000 माइनस करके कितना आ गया? 93,000। कैश था 1 लाख रुपए। ध्यान से सुनना मेरी बात, 1 लाख रुपए था। जो नए पार्टनर्स मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स बचे ना, जो कंटिन्यू कर रहे हैं, दोनों के दोनों क्रेडिट साइड पे बाय बैंक करके हमने उनके बारे में लिखा। यानी दोनों के दोनों पार्टनर्स, क्रेडिट मतलब पैसा आ रहा है,
दोनों पार्टनर्स पैसा लेके आए, 1,05,000 और 1,10,000। अगर दोनों को मिलाता हूं तो आता है 2,15,000 लेके आए। 2,15,000 प्लस 1,00,000 पहले से था तो 3,15,000 हो गया। कैश का बैलेंस पहले से 1,00,000 था, बैलेंस शीट में चेक कर लो, 1,00,000 पहले से था, दोनों मिलाकर जो लेके आए वो 2,15,000 आए, 3,15,000 टोटल हो गया। जो रिटायरिंग पार्टनर था उसको 50,000 का आपने पेमेंट कर दिया। मतलब मैं लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आप सोचो बाबा जी क्या क्या बोल रहे हैं। भाई 1,00,000 का कैश बैलेंस पहले से था, आप क्वेश्चन में चेक कर सकते हो। उसके बाद जो दो पार्टनर्स थे उन्होंने एंट्री ली पैसे के साथ, क्योंकि उन्हें पीएसआर में अपना कैपिटल को एडजस्ट करना था। एक 1,05,000 लेकर आया और दूसरा 1,10,000 लेकर आया। ये तो भाई हो गया आपका, सॉरी आई मेड वन मोर जीरो, आई एम वेरी सॉरी। तो ये 1,10,000 लेके आया और जो रिटायरिंग पार्टनर था आपने उसको 50,000 का पेमेंट कर दिया। जैसे ही आपने इसको माइनस किया और ये सब किया तो आपका आंसर आ गया 2,65,000 रुपीज हो गया। अब आप इस साइड क्या करोगे भाई, सबसे पहले तो कैपिटल दिखाओगे जो नए पार्टनर्स यानी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं। अब नई पार्टनरशिप के नए पार्टनर्स बने ना भाई, तो करुणा और वरुणा थे, 4 लाख 3 लाख इनने कैपिटल फिक्स की थी, इनकी कैपिटल हो गई 7 लाख। ये मैडम जी चली गई, लोन ले गई अपना साथ में, मतलब हमारे ऊपर लायबिलिटी छोड़ गई 2 लाख रुपए की, क्योंकि हमें इनका लोन का फ्यूचर पेमेंट करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन एडजस्टमेंट में लिखा है कि अब लायबिलिटी सिर्फ 8,000 की है। अब चाहे आप प्रोविजन फॉर WCR लिख लो, WCR लिख लो, प्रोविजन फॉर WCR क्लेम लिख लो, जो अच्छा लगे वो लिख लो। WCR भी अगर मतलब वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व भी अकेला लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो 8,000 मैंने वो डाल दिया। क्रेडिटर्स एज इट इज थे, कोई चेंज नहीं था, लिखा, टैली हो गया, क्वेश्चन खत्म। जल्दी से आराम से प्यार मोहब्बत से बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं, जब ये इतना इजी था, ये कैपिटल एडजस्टमेंट इतना इजी था, तो बाकी किस बात के तेज चल रहे हैं, वो भी अपन लोगों से देख लेते हैं जरा। तो भाई आप अगर इस क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन को देखते हैं तो रीवैल्यूएशन आपको देखने को मिलेगा बड़े प्यार मोहब्बत से। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, रीवैल्यूएशन देखने को मिलेगा बड़े प्यार मोहब्बत से। अगर आप ध्यान से देखें तो उन्होंने बोला जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है अब 10% पे मेंटेन होगा। एक्चुअल में डेटर्स जो है वो 45,000 के बैलेंस शीट में दिए हुए हैं, उसका 10% निकालता हूं तो आता है 4,500 रुपए। अभी तो बना हुआ था 5,000 रुपए का, चेक करो बैलेंस शीट में 5,000 का था, 4,500 रखना है। 500 रुपए से कम हो गया, हमें फायदा हो गया क्योंकि हमने प्रोविजन को कम किया, जो एक तरीके से लायबिलिटी कम करने की बात होती है, क्योंकि प्रोविजंस, ऑल द प्रोविजंस वेदर इट इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, दे आर लायबिलिटीज। कैसे पता चला? अगर कंपनीज एक्ट में कूद जाओ, ऑब्वियसली गलत बात है, पाप लगता है पार्टनरशिप से कंपनीज में कूदना, क्योंकि दोनों अलग है, लेकिन रेफरेंस के लिए तो याद रख सकते हैं ना भाई कि बैलेंस शीट में अगर देखते हो कंपनीज एक्ट के, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस करंट लायबिलिटी होते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस नॉन करंट लायबिलिटी होते हैं। मतलब एक चीज का तो प्रूफ मिलता है कि बाबा जी सही बोल रहे हैं कि प्रोविजंस जो होते हैं वो हमारे लिए लायबिलिटीज होते हैं, और लायबिलिटी का कम होना हमेशा अच्छा माना जाता है, इसलिए हमने उसको क्रेडिट साइड 500 रुपए कर दिया, क्योंकि 500 रुपए से कम हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और उन्होंने बोला लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो अब उसकी नई वैल्यू हो चुकी है 1,32,000। अगर आप बैलेंस शीट में देखते हो तो पहले थी 1,20,000, नई वैल्यू हो चुकी है 1,32,000। कितने से इंक्रीज हुआ? 12 से। फायदा हुआ क्रेडिट साइड। अब यहां पे आ जाते हैं, उन्होंने सबसे पहले बोला फर्नीचर के बारे में तो क्लियरली खुल छूट दे रखा है कि 8,000 से कम हो रहा है, रिड्यूस्ड बाय रुपीज 8,000। ये फर्नीचर की यही दिक्कत होती है, तो यहां पे हमने लिख दिया 8,000। आउटस्टैंडिंग रेंट के बारे में बोल रखा है कि अभी तक नहीं जो पे किया है यट करके 1,500 रुपए लिख दिया। यहां का टोटल हो रहा है 12,500, इन दो का टोटल करते हैं तो हो रहा है 9,500। मतलब जो फायदा हो गया वो हो गया 3,000 रुपए का, क्योंकि रेशियो जो है वो इक्वल है, हमने उसको इक्वल बांट दिया 3,000 रुपए को ए, बी और सी भाई साहब के बीच में। और हाँ भाई, जो ये पूछ रहे हैं कि रेशियो इक्वल कैसे है, जरा आप पहले की लाइन पढ़ के देखिए। उन्होंने बोला है ए, बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स, तो जब दिया हुआ है तो हमने इक्वल पार्टनर्स के हिसाब से बांट दिया। अब कुछ माइन्यूट पॉइंट्स जो आप यहां पे गलत ना सीखो, यहां पे आपको एज कैपिटल लिखना पूरा जरूरी है। मैं तो शॉर्ट में निपटा रहा था इसलिए ए लिखा हुआ है। एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट लिखना जरूरी है। दूसरी चीज, आप ओएस नहीं लिख सकते, आपको आउटस्टैंडिंग लिखना यहां पे जरूरी है। ये चीजें आपके लिए मैंडेटरी हो जाती हैं। और एक आखिरी चीज, जो आपको लाइनें खींचना है वो खींचना है, आप बिना लाइनें खींचे काम नहीं कर सकते हैं। जैसे ये मैंने प्रोव लिखा है, आप प्रोव नहीं लिख सकते, आपको प्रोविजन पूरा लिखना है। चलिए आइए कैपिटल अकाउंट पे जंप करें, आप जल्दी से इसको लिख लो, मैं आता हूं। तो भाई इसमें क्या करना है, सबसे पहले फिर वही चीज, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। हम तो गधे हैं, आप गधे हो, हम गधे हैं, यू एंड आई डोंकी वाली बात है। तो अपन इसमें कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त ये बिल्कुल भूल जाएंगे कि कोई कैपिटल एडजस्टमेंट दिया भी है। हमें सिंपल कैपिटल अकाउंट बनाना है, जो हम पहले ही सीख चुके हैं एडमिशन के टाइम पे। बैलेंस बीडी उतार दिया जो बैलेंस शीट में दिया हुआ था। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैंने आपको सिखाया कि ये सारे रिजर्व घूरना पड़ता है बैलेंस शीट को, तो जब घूरा तो हमें ये मिल गए। हमने भी इनको इक्वली ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट दिया जो कि इक्वल था। फिर यार बात आई गुडविल की।
अगर आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो तो लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड है 57,600 की। उसमें से जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर है 1/3 यानी 1/3, क्योंकि इक्वल पार्टनर्स है। 57,600 का 1/3 निकाला, आप निकाल रहे हो मेरे साथ, तो आया 19,200। कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिए तो ये मान के चलेंगे जो ए और सी है उनका जो गेन हो रहा है, जो गेनिंग रेशियो है, वो एक्चुअल में माना जाएगा इक्वल, क्योंकि कुछ भी नहीं बोला है। तो अगर ओल्ड और न्यू दिया होता तो मैं बिल्कुल निकालता कि कितना कितना गेन हो रहा है, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था। लेकिन क्योंकि इसमें न्यू रेशियो दिया ही नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ भी न्यू रेशियो में बांट लेंगे। अब न्यू रेशियो बांट लेंगे मतलब क्या, पुराना ही रेशियो न्यू रहेगा, क्योंकि जब कुछ बोल ही नहीं रहे तो वही माना जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, जो 1:1 में था, ए और सी ने मिलकर गुडविल दे दी बी भाई साहब को। 19,200 को अगर आप इक्वली बांटते हो तो 9,600 आता है। ये ए और सी ने बी को दे दी और बेचारे बी के नाम से ए और सी के खाते से उतना पैसा माइनस हो गया, उनके कैपिटल में डेबिट हो गया। फिर हमने रीवैल्यूएशन जो था उसका मुनाफा बांट दिया 1,000 करके, जैसे मैंने सिखाया है। आप वैसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, वैसे बहुत आसान पड़ जाएगा। मतलब कौन सी चीज़ पहले लिखनी है, कौन सी चीज़ बाद में लिखनी है, वो मैं आपको एडमिशन चैप्टर में बता चुका हूं। अगर आपके दिमाग में वैसा चलता है तो बहुत अच्छी बात है, आपने सीख ली है वो चीज़। अब क्या करना है भाई, फाइनली उन्होंने बोला कि बी को पेमेंट कर दो और पैसा कुछ इस तरीके से लेके आओ, उस तरीके से लेके आओ, ऐसे लेके आओ, वैसे हमें नहीं समझ में आता। हमें मतलब यह है कि पैसा लेके आना है और पैसा पे करना है। ठीक है भाई, हम कैसे लेके आएंगे हमें नहीं पता। हमने तो करा बी का टोटल यहाँ पे 40,000 प्लस 10,000 50,000 प्लस 2,000 हो गया 52,000, 9,600 हो गया 19,200 और 1,000। तो चलो टोटल कर लेते हैं, वो आएगा 72,200। जिसको लग रहा है कि कैसे होगा, 40 प्लस 10 50, 9,600 होता है 19,200, तो ये हो जाएगा आपका 69,200। 70,200 प्लस 2,000 72,200 यहाँ पे आ गया। आसान है कैलकुलेशन, अगर दिमाग उतने अच्छे से चल पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना पेपर पे लिख के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया 72,200। अब मैं घूरूंगा कैपिटल एडजस्टमेंट को, क्योंकि वो मुझे टफ बना रहा है तो मैं उसको ईजी बनाऊंगा। उन्होंने पता है क्या कहानी बोली, ए और बी, ए और सी, क्योंकि बी तो रिटायर हो रहा है, ए और सी कुछ उस तरीके से पैसा लेके आ रहे हैं कि बैंक में बैलेंस हो जाएगा 24,800 का, और सी क्यों बोल रहा हूं मैं, और बी को रिटायरिंग पार्टनर को भी ऐसे पे कर देंगे कि कैश में उसका पेमेंट हो जाएगा। मतलब पेमेंट करना है, सीधी बात ये। मैंने कहा ठीक है भाई, तुम कह रहे हो ना तो मैं लेकर आऊंगा। मतलब ए और सी कुछ इस तरीके से पैसा लेकर आएंगे कि बी का पेमेंट भी हो जाएगा और बैंक में बैलेंस 24,800 का हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तुम बना रहे हो टफ, बनाओ, मैं भी इसको इजी बनाऊंगा। ए का कैपिटल 63,400, सी का कैपिटल 34,400। कैसे आया, ये प्लस किया, ये माइनस किया, सी के में ये सब प्लस किया, और ये जो 9,600 आपको दिख रहा है ये माइनस किया। ये ए और सी के बैलेंसेस आ गए 63,400 और 35,400। उन्होंने बोला इसको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करो, और जो वो कैपिटल लेके आएंगे देने के लिए, अब ऑब्वियसली पैसा लेके आएंगे तो कैपिटल इन्हीं हुई, लेकिन वो पैसा किसको देने के लिए लेके आएंगे, बड़े शांति से सुकून से सुनना जो मैं कहानी सुनाने वाला हूं, आराम से। उनने बोला जो रिमेनिंग पार्टनर्स रहेंगे वो बी को पैसा देने के लिए, यानी ए और सी जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो बी को पैसा देने के लिए सफिशिएंट अमाउंट लेके आ रहे हैं, और कुछ इस तरीके से लेके आ रहे हैं कि बैंक में बैलेंस बच जाए 4,800 का, और फिर उनकी कैपिटल जो है न्यू पीएसआर में एडजस्ट होनी है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, करो बेटा, तुम टफ बनाओ, मैं इसको इजी बनाता हूं। ए की कैपिटल 63,400 और सी की कैपिटल 35,400 आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स। ये ऑब्वियसली इनकी हो गई कौन सी कैपिटल भाई, न्यू कैपिटल। इनको पीएसआर में बांटना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पीएसआर में बांटेंगे, लेकिन ऐसे ही तो नहीं बांट सकते, क्योंकि इन्होंने बोला कि भाई ये लोग जो पैसा है वो बी को देने के लिए लेके आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर बी को देने के लिए लेके आ रहे हैं तो दोनों की कैपिटल बढ़ेगी। बी को देने के लिए कितना पैसा लेके आ रहे हैं 72,200 का, तो भाई 72,200 से कैपिटल बढ़ेगी। अगर न्यू पीएसआर में मुझे इनकी कैपिटल एडजस्ट करनी है तो वो जो पैसा लेके आ रहे हैं उससे भी तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी। मतलब पहले और नई कैपिटल तो निकाल ले कि भाई और कितने एडजस्टमेंट्स बाकी हैं। फिर उन्होंने बोला यार बैंक में बैलेंस भी बचना चाहिए 24,800 का। मैंने बैंक को चेक किया बैलेंस शीट में, मैंने देखा सिर्फ 20,000 का बैलेंस है। मतलब ये बोल रहे हैं कि और पैसा लेके आओ जिससे बैंक का बैलेंस और बढ़ जाए, क्योंकि ये जो लेके आएंगे ये तो बी को पेमेंट करने में चला गया, जीरो हो गया। मतलब और पैसा लेके आना पड़ेगा 4,800 रुपए का, ताकि बैंक का बैलेंस बढ़कर हो जाए 24,800 रुपीज का। मतलब ट्रेन पकड़ी इनने बोला तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। इन द एंड ऑफ द डे, बाय द हेल इन द एट द एंड ऑफ द डे उनने ये बोला कि इसका पीछा नहीं छोड़ना है। ए और सी जो है वो अपनी कैपिटल न्यू पीएसआर में एडजस्ट करेंगे, ठीक है, कर दूंगा, लेकिन वो बी के लिए पैसा भी लेके आएंगे, ठीक है, तो पहले ऐड करो, लेकिन वो बैंक में बैलेंस 24,800 रखेंगे। मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ेगा तो वो भी ऐड करो, वो भी पैसा लेके आना पड़ेगा, और फिर उसको न्यू पीएसआर में ऐड करेंगे, मतलब एडजस्ट करेंगे। ऐड क्यों बोल रहा हूं, फिर से अगेन आई एम स्लिप ऑफ टंग।
सो अगेन मैंने फिगर आउट किया कि यहां पे हो क्या रहा है, पैसा भी लेकर आना है और उसके बाद न्यू पीएसआर में एडजस्ट करना है। यानी इन दो को अगर मैं प्लस करता हूं तो 77,000 का एडिशनल कैश ये दोनों लेके आएंगे, क्योंकि ये पैसा लेकर आएंगे तो इनकी कैपिटल बढ़ेगी, भले ही फिर वो पेमेंट में यूज हो जाए, लेकिन ये जो पैसा लेके आता है, कोई भी पार्टनर हो, एग्जिस्टिंग पार्टनर ही क्यों ना हो, वो जो भी पैसा लेके आएंगे वो कैपिटल का पार्ट होता है, इसलिए उसे कैपिटल में जोड़ना जरूरी है, चाहे फिर वो बैंक बैलेंस में रखने के लिए लाए, चाहे वो पार्टनर को देने के लिए जाए जो रिटायरिंग पार्टनर है, क्योंकि वो पैसा लेके आ रहे हैं, वो कैपिटल का पार्ट ही होगा, उनके कैपिटल में दिखाया जाएगा, इसलिए हमने ऐड किया। हमें पता चल जाएगा कि नई कैपिटल कितनी होगी इनकी, जैसे ही पता चल जाएगा हम सबको ऐड करके न्यू पीएसआर में बांट देंगे। तो जब मैंने सबको प्लस किया तो ये आया 175,800, ये मुझे इन सबका टोटल मिला। मतलब यहां पे ये हो गया कि ए और सी की जो पुरानी कैपिटल थी आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स, वो तो थी पुरानी नहीं, मतलब एक तरीके से नई हो गई, लेकिन यही कैपिटल को पीएसआर में नहीं बांटना है। उन्होंने बोला जो ओल्ड पार्टनर यानी जो हमारा बी है, ओल्ड पार्टनर जो रिटायर हो रहा है, उसके लिए भी ये पैसा लेके आएंगे और बैंक बैलेंस के लिए भी पैसा लेके आएंगे। सबको जोड़ के देखा 1,75,800 आया, ये अपने न्यू पीएसआर में बांटेंगे। न्यू पीएसआर कुछ दिया ही नहीं है, मतलब ए और सी के बीच ओल्ड था 1:1, तो अभी नया भी रहेगा 1:1। यानी फिर मैं 1,75,800 को अगर इक्वली बांट लेता हूं दोनों के बीच में तो आएगा 87,900, 87,900। और क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था पहले कि बी को तो पेमेंट कर ही देना है, आप पढ़ लीजिए लास्ट वाला एडजस्टमेंट जो है वो कह ही रहा है भाई कि यार बी को पेमेंट करना ही करना है, तो हमने बी को पहले पेमेंट करके दिखा दिया था जैसे मैंने आपसे बोला। और बाकी बैंक बैलेंस की जहां तक बात है तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ा के दिखा देंगे, कोई इशू ही नहीं है। फिर बाबा जी जो ये लोग पार्टनर पैसा लेके आए उसका क्या, उनसे तो इनकी कैपिटल बढ़ गई ना 87,900, 87,900। भाई मैं मानता हूं बढ़ गई, लेकिन एक बात तो देखो, वो पैसा जितना बड़ा के हिसाब से देखा जाए तो भाई पेमेंट भी तो कर दिया बी भाई साहब को, और बाकी पैसा जितना एक्स्ट्रा है उससे बैंक बैलेंस में बढ़ाऊंगा, जरूर बनाऊंगा। लेकिन अभी देखो क्या हुआ, अब यहां जब मैं टोटलिंग करना चालू करूंगा तो ये बैलेंस नहीं होगा। अब मुझे इससे पता चलेगा कि दोनों पार्टनर्स कितना कितना पैसा लेके आए जब मैं बैलेंस करना चालू करूंगा। लेकिन पहले इतना लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो भाई लोग यहां के बैलेंसेस ज्यादा आएंगे ए और सी के, जब आप इनको माइनस करोगे तो जो भी बैलेंसिंग फिगर इस साइड बच रहा होगा वो ए का बच रहा होगा 24,500 और सी का बच रहा होगा 52,500। कैसे किया, आप इन दो को प्लस करोगे, अलग लिख लेना, यहां से लेकर जब आप यहां तक प्लस करोगे तो उसको अलग लिख लेना, आपको पता चलेगा कि इस साइड का बैलेंस कम है, जो डिफरेंस होगा दोनों के बीच का वो ये आ जाएगा। इस तरीके से ही सेम आपको सी का निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। आराम से करना था, बस फाइनली बैलेंस शीट करके खत्म करते हैं। तो यार बस बैलेंस शीट बनाते हैं। जैसे मैंने बोला सबसे पहले एसेट्स को करना जरूरी है, वही करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग 1,32,000 हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में अपन ने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देख लिया था, नई वैल्यू 1,32,000 है। स्टॉक जो है फर्नीचर 28,000 था, बोला 8,000 से कम करो तो 20 बचा भाई, स्टॉक एज इट इज आ जाएगा। डेटर 45 के थे, अब 10% माइनस होगा तो 4,500 यानी 40,500 के डेटर्स बचेंगे। भाई बैंक की बात कर लेते हैं। उनने बोला कि बी को पेमेंट के लिए आप पैसा लेके आओ। अगर मैं लॉजिकली देखूं, मुझे बैंक अकाउंट कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है अगर मेरे लॉजिक्स काम करते हैं। हर चीज को लिखकर करना जरूरी नहीं है जब क्वेश्चन मांग नहीं रहा हो। बैंक अकाउंट नहीं मांग रहे तो हम नहीं बनाएंगे क्योंकि जरूरत भी नहीं है। जनरली बैंक अकाउंट पूछा नहीं जाता है, मैं ये बहुत क्लियरली बता देता हूं, और पूछा जाएगा तो अगेन वो 11th का कोर्स है, बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन हमें अगर टाइम बचाना हो तो हम कैसे करेंगे, हम लॉजिकली सोचेंगे कि यार जो नए पार्टनर्स मतलब जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं वो बी को पेमेंट के लिए पैसा लेके आए, ए और सी। तो बी को पेमेंट के लिए जो पैसा लेके आए वो तो पूरा बी लेके चला गया, तो जो पैसा आया वो देने में चला गया 72,200 का। उनने बोला बैंक बैलेंस को बना के रखो 24,800 का, तो हमने बैंक बैलेंस 24,800 का मेंटेन कर दिया। और कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि किसी क्रेडिटर को पे किया हो या कुछ किया हो, मतलब उससे रिलेटेड जब कुछ है ही नहीं तो दिखाएंगे नहीं। यानी हमने यहाँ पे 24,800 सिंपल दिखा दिया। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं भाई, कैपिटल जो है ए और बी की कैपिटल हमने देख ली 87,900 है, एज इट इज लिख दी। क्रेडिटर्स भाई साहब जो है वो 40,000 के लिख दिए। बिल्स पेबल 20,000 क्वेश्चन के हिसाब से। लास्टली आउटस्टैंडिंग रेंट 1,500 का जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ था कि बना दो, हमने बना दिया। जब हम पढ़ाते हैं तो पुलिस आसपास टहलती रहती है, काफी गतिविधियां हानिकारक होती जा रही हैं, आई डोंट नो व्हाई। चलिए तो आप ये बना लीजिए, क्वेश्चन यहीं पे खत्म। तो हमारी बात हुई थी 4 क्वेश्चन करने की। 2 क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे करवा दिए जिससे रिलेटेड अगर कुछ भी आ जाएगा तो आप आराम से आंसर कर सकोगे। अब अगर यहीं पे आ जाता कि बैंक बैलेंस 20,000 का है और अब मेंटेन करना है सिर्फ 16,000 का, तो जो हमने अभी इस क्वेश्चन में प्लस किया था बैंक बैलेंस के लिए कि और पैसा लेके आना है, क्योंकि अब हम बैंक बैलेंस यूज अप कर पाएंगे
इसलिए उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर बैंक बैलेंस कम मेंटेन करने को बोलते तो हम उतना पैसा माइनस कर देते। इतना ही डिफरेंस है। यानी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 एडिशनल क्वेश्चन दे रहा हूं इसको करने के। हमारा मतलब है कि हम करेंगे, हम इनके आंसर लेके आएंगे। आप ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इनके जैसे ही आंसर आ जाएंगे आप समझ जाएंगे कि आप बिल्कुल सही पाथ पे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस अगर आपने कर लिया, आपका रिटायरमेंट चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो चलिए मिलेंगे हमारी अब अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करिए, बाबा जी को याद करते रहिए। धन्यवाद एक दिन देने के लिए, ताकि हम थोड़ा आराम कर सके। तो भाई फिर से तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।